हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके, आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लास 11th। ओके, आइए देखते हैं वेलोसिटी, वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ओके, आइए देखते हैं इंटर रिलेशन क्या है। देखिए ग्राफ, सब फर्स्ट ग्राफ है, चेक करते हैं कि फर्स्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके बच्चों, ठीक, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे भी। ओके, चलिए, दैट इज लाइन द बेंडिंग, कहते हैं लाइन इंक्रीज होकर के बेंड हो रही है। ठीक है, लाइन इज बेंडिंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि मेन कारण क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे टाइम है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज की। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप जानते हैं बाइक में एक्सीलेटर लगाते हैं ना, एक्सीलेटर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही देखिए लगातार जो ग्राफ है एक्चुअली में ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के एक टाइम के बाद, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे बेंड होने लगा, बेंड माने झुकने लगा। ठीक है, तो किधर जा रहा है? टाइम की तरफ जा रहा है, ना कि वेलोसिटी की तरफ जा रहा है। तो कहते हैं एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी, और कम होने लगी यानी डिक्रीज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया? धीरे धीरे एक्सेलेरेटर को मैंने कम किया, स्पीड या वेलोसिटी मेरी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ओके, तो ग्राफ आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल देख लीजिए, थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। देखिए अगर ऐसा ग्राफ है बच्चा तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एक टाइम के बाद, जैसे मैंने देखा वेलोसिटी इंक्रीज हुई हल्की फुल्की, बट एक टाइम के बाद धीरे धीरे टाइम की तरफ टुवर्ड्स द टाइम बेंड हुआ। तो कहते हैं अगर टाइम के साथ ग्राफ नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाता है, बेंड हो रहा है, तो समझ लीजिए कि बॉडी धीरे धीरे क्या होने जा रही है? स्लो हो रही है। ठीक है, यानी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ ये बता रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ है, यहाँ पिक्चर बना दे रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट ग्राफ ये बता रहा है टाइम t और v। ओके, ओरिजिन ओ। चलिए क्या बता रहा है? पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज इज कांस्टेंट एंड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज नेगेटिव। क्यों? कहते हैं कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है तो इसकी इनिशियल u की बात किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। क्यों? आप जानते हैं ऊपर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती हैं, ओके, नीचे की सारी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती हैं। तो कहते हैं याद रखिएगा यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? नेगेटिव है। ऑलरेडी ग्राफ में डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, तो यही बताना चाहता है कि पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज इज द कांस्टेंट एंड बट, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। याद रखिएगा क्या है? नेगेटिव है। तो ग्राफ सेकेंड डे बता रहा है कि याद रखिएगा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, बट एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए ओरिजिन हो। ओके, यहाँ पर देखो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज इज द कांस्टेंट एंड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर वही कंडीशन है। यहाँ पर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव से, क्योंकि ऊपर है, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर है तो पॉजिटिव, यानी इनिशियल u वेलोसिटी जो है एक्चुअली में पॉजिटिव से स्टार्ट होकर सीधा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव से स्टार्ट है। क्या है? पॉजिटिव से स्टार्ट है। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया बच्चों? ओके, इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस याद रखिएगा। यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, बट दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ओके, ग्राफ क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट में और कभी कभी आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट एज ए क्वेश्चन दे देता है और ग्राफ ही पूछ लेता है कि कौन सा ग्राफ सही है। ओके, तो ऐसे बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल को, ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट ग्राफ्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके ही कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ है, ओके, टाइम टी वेलोसिटी वी। ओके, क्या बता रहा है आप समझिएगा, ये ओरिजिन है। नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझिएगा, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज इज द कांस्टेंट एंड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। देखिएगा, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। लगातार क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन धीरे से क्या नीचे जा रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव कांस्टेंट में आ गया एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी यू की बात किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है, हमने बताया ओरिजिन से हमेशा अप अगर होगा तो पॉजिटिव डिस्टेंस और नीचे होगा तो हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, समझ में आएगा बच्चों। ओके, चलिए देखिए, हमेशा एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, बिकॉज द कांस्टेंट एंड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि वो ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर भेजिएगा। ओके, चलिए बिल्कुल ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए टाइम टी, ओके, वी। यहाँ पे जो ग्राफ है बेटा, देखिए ओरिजिन से स्टार्ट होके डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इज कांस्टेंट एंड बट, ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। क्यों, क्योंकि कारण है, कहते हैं कि यहाँ पर आप जानते हैं ना, ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है। तो कहते हैं जब कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अगर मान लें मैं यू यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है बॉडी यहाँ से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, बाकी फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती चली गई। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों 0 है, कारण है, आपको पता चल गया। जब कोई चीज़, कोई भी पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करती है तो हमेशा याद रखिए उसका वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, ठीक है, उसका मोशन हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से ही 0 है, ठीक है, समझ में आया, ओरिजिन पे हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों, चलिए देखते हैं, टी वी, ये ग्राफ थोड़ा ऐसे स्टार्ट है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ग्राफ क्या बोला, नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन बिकॉज, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज इज द कांस्टेंट, ठीक है, एंड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी नीचे है तो नेगेटिव है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बाकी एक तरीके से एक लीनियर में जा रही है, तो इसलिए कांस्टेंट है, समझिएगा। ओके, तो याद रखिएगा जब ग्राफ नीचे से हमेशा स्टार्ट होता है तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन से होगा तो हमेशा 0। तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ग्राफ को बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है। और हमेशा ग्राफ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट हो सकता है MCQ बेस्ड आ जाए। स्टेटमेंट आपको, जो आपको मैं ग्राफ से बता रहा हूँ वही स्टेटमेंट हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए और आपको डायरेक्ट ग्राफ में टिक करना पड़े। तो इसलिए आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए सारे हमने क्लियर कर दिया। समझ में आया? मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया क्या,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे पहले मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर भेजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आपने बहुत क्लास 9 से पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्टली आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको क्वेश्चंस को अच्छे से प्रूव करना आना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका अप्लाई हम कैसे करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है। तमाम ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे काइनेमेटिक्स में जिसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आप कैसे डिस्कस करेंगे। कभी कभी टाइम दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि काइनेमेटिक्स में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट में क्या है, देखते हैं, ठीक है। इफ़ द, सुनिएगा अच्छे से, हम काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे हमें काइनेमेटिक इक्वेशन प्राप्त होते हैं। चलिए, इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सुनिएगा जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए, अगर किसी पार्टिकल में उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन तभी पता चलेगा जब उसके मोशन में, उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बाइक अगर चलाते हैं तो आप देखिए, जैसे ही रोड पर जाते हैं, पहले आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा स्लो में रहते हैं, तो आपकी स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। जैसे आप पहुंचते हैं हाईवे पर, क्या कर दिए, एक्सीलेटर क्या किया, चेंज ऑफ द वेलोसिटी, जो आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे थे वही आपको अचानक आ गया 40 45 50 55, ठीक है, जैसी आपका पाथ है, ओके, उसी हिसाब से आप एक्सीलेटर को यूज करते हैं। तो आइए, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेलरेशन तभी पैदा हो सकता है, एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब क्या होगा, चेंज ऑफ द वेलोसिटी। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, ओके। चलिए, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सुनिएगा, कहते हैं अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहते हैं कि अगर मैं 10 से जा रहा था, फिर आगे चल के 20, उन दोनों के बीच में जो चेंज आया टाइम के बीच में, मतलब 10 सेकंड में मैंने 20 पे आया, तो आप क्या करें, 20 में से 10 माइनस करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो चेंज आना चाहिए ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन। एंड सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट each unit of time is constant, then object is said to be moving with constant acceleration and such a motion is called uniform accelerated motion। मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर बना के पूरे ग्राफिकली समझाया है, ठीक है बच्चों, ओके, सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा 2 डिफिनीशन है, याद रखिएगा, क्लियर करते हैं अच्छे से, सुनिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव एलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेट अस बी द इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन रोड पर चल रही है, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन लिया गया a, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v रखा गया है और टाइम 0 रखा गया है। तो कहते हैं कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट का। तो इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को कैसे हम प्रूव करते हैं, कैसे इक्वेशन आएंगे, क्लियर करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा ग्राफिकली क्लियर करते हैं, कई तरीके होते हैं इक्वेशन को प्रूव करने का, ओके। चलिए,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम इस ग्राफ से सबसे इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे जानते होंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, एक फोर्थ इक्वेशन भी होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सारे इक्वेशन आपको याद होने चाहिए ओरली, तभी आपको न्यूमेरिकल करने में मज़ा आएगा। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि इक्वेशन में कौन क्या चीज़ है, कौन क्या फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ का हम स्लोप डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, चलिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, कह रहा है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जाहिर सी बात है, आप देखिए कोई भी ग्राफ हो, अगर आपने देखा है स्लोप का मतलब होता है डिवीज़न, याद रखिएगा। ठीक है, अगर स्लोप बात किया जाए स्लोप, ठीक है, स्लोप कैसे करते हैं, आपने देखा है कि अगर हम वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन। तो जब भी किसी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं ना, तो समझ लीजिए जो फार्मूला उससे डिराइव्ड होता है वही फार्मूला आने वाला है। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि द स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को बताएगा। चलिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर ए जो बता रहा है स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, चलिए स्लोप ऑफ पी क्यू जो बता रहा है क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए क्या है, क्यू आर अपान पी आर। चलिए देखते हैं क्यू आर कहाँ है, यहाँ पर क्यू आर अपान पी आर। आप जानते हैं क्यू आर अपान पी आर। क्यों, स्लोप को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, याद रखना यहाँ पे मेंशन tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर आप ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर में कौन होगा, वेलोसिटी अपान टाइम। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम रख सकते हो, तो ऐसे यहाँ पर भी देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या, क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। आप जानते हैं ना, हाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर अपन बेस। तो क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर में क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम टी। ओके, यहाँ पे टी क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक क्या है, टाइम टी ही है। क्या है, टाइम टी। ओके, चलिए तो यहाँ पर जो यहाँ पर बेस है वही बेस यहाँ पर भी होगा। ओके, तो क्या हो गया, v माइनस यू अपान टी। चलिए अब a इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी कर लिया। ऑलरेडी हमने क्या किया, अपान 1 इसका कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर आया ए टी इक्वल टू वी माइनस टी। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन हमें बनाना है फर्स्ट। ओके, तो चलिए हमें क्या करना है, टी को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे v माइनस यू होगा। ओके, चलिए ठीक, चलिए हमें v क्या चाहिए, v चाहिए। तो आइए इक्वेशन पहले हम u को इधर ले आते हैं। ठीक है, इक्वल टू का अगर इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए v इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, u प्लस और a t। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आया बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे आया, आप देखिए स्लोप से, मैंने ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लिया, स्लोप से हमें आ गया। और स्लोप हमेशा याद रखना, किसी भी स्लोप को हमेशा हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, tan थीटा से। ओके, स्लोप हमेशा tan थीटा से, और खास करके राइट एंगल ट्रायंगल है तो। ओके, समझ में आया, चलिए सभी बच्चों को समझ में आया। ओके, चलिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन में, सबसे पहले हमने ग्राफ से इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जिसका इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे आया, मैंने स्लोप से उसको कैलकुलेट किया, प्रूव कर दिया। ओके, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। ओके, चलिए
चलिए, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में सबसे पहला इक्वेशन आया v, सबसे पहला रिलेशन आया क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अब दूसरा हम इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है इसमें, पहले हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, यहाँ कहते हैं पोजीशन, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलना चाहिए, डिस्टेंस। ओके, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ओके, चलिए, द एरिया, सुनिएगा, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल्स t इज गिवन बाय द, ठीक है, क्या, डिस्टेंस देता है, क्या देगा, डिस्टेंस। ओके, वही ग्राफ एक बार यहां बना देते हैं। ठीक, ये टाइम t है। ठीक, ठीक, चलिए, इन्होंने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर हम p, ओके, q r, ठीक है, चलिए p q r, और यहाँ पे हम x डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। ओके, चलिए, कह रहे हैं कि x एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी आर टी। ओके, यहाँ पे हम टाइम t स्मॉल लेटर में, इसको कैपिटल लेटर में कर ले रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत। चलिए, तो दो एरिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं सारे एरिया को हम डिस्कस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। हमेशा याद रखना, एरिया इंटीग्रेशन यानी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी एरिया। ठीक है, एरिया निकलने से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया आने का मतलब, देखिए आप देखिए पहले थोड़ा सा कैसे, क्यों एरिया डिस्टेंस आ रहा है। तो आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन यानी मल्टीप्लाई। ओके, कहते हैं कि अगर हम वीटी टाइम ग्राफ यानी वीटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, एस इक्वल टू क्या होगा, वीटी। कहते हैं जब किसी में मल्टीप्लाई होता है यानी एरिया आता है, और एरिया क्या बता रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों एक है। ठीक है, समझ में आया। डिवाइड करेंगे तो स्लोप मिलता है, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया। क्या मिलेगा, एरिया। तो एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात किया तो रेक्टेंगल। ओके, चलिए, रेक्टेंगल बना देना चाहिए था, चलिए ठीक है, फिर भी चलिए 1 अपान, आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो इसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर देखिए, एरिया हमें निकालना है, बिल्कुल क्लियर रहिए। पी क्यू आर, ओके, यहाँ पे v माइनस यू, ओके, यहाँ पे टाइम t, ठीक है, यहाँ पे t है, ठीक है, यहाँ पे o। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट दो एरिया हैं, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का एरिया याद रखना, हमेशा याद रखना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू, ठीक है, बेस लिख सकते हो, क्या, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए, तो बेस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2। चलिए, बेस आप देखिए, बेस में क्या है, t, ठीक है, और
इंटू, ठीक है, परपेंडिकुलर में कौन है, P माइनस यू। ओके, चलिए प्लस है, प्लस रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या करेंगे यहाँ पे T इंटू मान लेंगे क्या x, क्या मानेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, चलो 1/v, ठीक है, 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके v माइनस यू इंटू टी कर देना है, ऑलरेडी यहाँ पर है मल्टीप्लाई, ठीक है, t का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर t का मल्टीप्लाई और यू टी क्या करना है, यू टी, यहाँ पे u आएगा, ठीक है, यू टी, ठीक है, ये क्या है u, ठीक है, यू टी, ठीक, 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। और आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर v यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एटी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो v माइनस यू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम क्या लिखा, एटी, ठीक है, एटी इंटू टी कर लिया, प्लस यू टी है, हाफ। अब इस t का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे, हाफ एटी का स्क्वायर प्लस यू टी। ओके, चलिए यहाँ पे x है ही, ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 एटी का स्क्वायर प्लस यू टी। ओके, आप जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू फार्मूला x बोले या आप यस इस्तेमाल कर सकते हैं, यू टी प्लस, ठीक है, प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। इक्वेशन को आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हैं दोनों, तो इसलिए आप इधर, आपको इसको पहले ला के रखना है, ठीक है, इस हाफ को इधर ले जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत, वही आ गया। s इक्वल टू लिख सकते हो क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हम कैसे निकाल लिए, एरिया, ठीक है, एरिया से वीटी ग्राफ का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम क्या ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल दोनों का एरिया अगर हम निकाल लिए तो हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ओके, यानी s इक्वल टू या x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ओके, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेंशन करेगा, u इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t है, और a एक्सेलरेशन है। ओके, तो हमेशा बच्चों याद होना चाहिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन स्लोप से किया, स्लोप माने डिवीजन होता है, और एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी एरिया इंटीग्रेशन। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, सेकंड इक्वेशन आया। तो कह रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेशंस x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर आ गया। ओके, तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये इक्वेशन आपको भूलना नहीं है। ओके, तो आपको इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन, और उसके जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं इसमें सारे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आपका हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन से हम नेक्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ओके, मेथड कई होते हैं, याद रखिएगा, एक इंटीग्रल मेथड होता है जिससे हम इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, अगेन द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल t इज गिवन बाय, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम याद रखना, ट्रेपेजियम कैसे, देखिए कैसे ट्रेपेजियम बना, इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ी चीज़ वही ग्राफ आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, सुनिएगा, इस पूरे पार्ट को याद रखिएगा, इस पूरे पार्ट को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
ट्रेपेजियम। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए यहाँ पे टाइम टी, ठीक। इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमेशा याद रखना एक्स इक्वल टू क्या होगा, हाफ ओ पी, यहाँ पे ओ याद रखना, ओ पी क्यू आर, ठीक है, और टी हमेशा याद रखना। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ओ पी प्लस क्यू टी, ठीक है, ओ पी प्लस क्यू टी। ओ पी कौन है, ओ पी प्लस क्यू टी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ओ पी प्लस क्यू टी क्या है, ओ पी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ओ पी के स्थान पे हम लिखेंगे ओ पी प्लस क्यू टी यू, और इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, वी, क्या मानेंगे, वी। तो कहते हैं यू प्लस वी, ठीक है। और कहते हैं ओ टी, ओ टी, ओ टी क्या है, ओ टी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, टी, क्या है, टी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है, यू प्लस वी इंटू टी। इस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस टी का मल्टीप्लाई करिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, देखिए एक बार अच्छे से, इंटू टी। ओके, मल्टीप्लाई करिए अंदर, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, हाफ यू टी, याद रखिएगा, यू टी प्लस वी टी। ओके ओके, चलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, देखिए हो गया। अब यहाँ पर आया क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप इसको बाहर ही रख लेती है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए ओके, फर्स्ट इक्वेशन आप थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा यूज किया जा रहा है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो हमें ए टी के स्थान पे क्या करना चाहिए, ए टी इक्वल टू क्या करेंगे, v माइनस यू। ओके, चलिए नेक्स्ट। और अगर हमें t निकालना है तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी कर सकते हैं, ठीक है। t के स्थान पे जहाँ पे t है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने से पहले हम ऑलरेडी क्या रखेंगे, v माइनस यू। ओके, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है, u प्लस v, ब्रैकेट में यहाँ पे t के स्थान पे जरूर लिखेंगे क्या, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ टी के स्थान पे ये आएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2ax, क्योंकि 2 और a दोनों आपस में जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax। तो आपका इक्वेशन आ गया क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ax हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है यू स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू के नेक्स्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, समझ में आया। चलिए तो याद रखिएगा, थर्ड इक्वेशन को मैंने प्रूव किया किससे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसके बोथ साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमेशा याद रखना क्या होता है, 1/2 OP प्लस QT। जो खास करके बोथ साइड जो पैरेलल होते हैं उनको हम आपस में ऐड करेंगे और बेस से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बेस से हमेशा मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इक्वेशन को प्रूव कर दिए, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का भी ज़रूरत पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें टाइम t चाहिए था, ठीक है। टाइम t के स्थान पे हम ऑलरेडी v माइनस यू अपॉन a रख लिया, ठीक है, जिससे प्रूव कर लिया। इक्वेशन थर्ड आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो याद रखिएगा, आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, u क्या है, v क्या है और x क्या है, a क्या है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन आते हैं क्लास 11th में और 9th में भी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए लास्ट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द nth सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि जैसे आप सोचिए कि 10वें सेकंड में पार्टिकल कितनी दूरी कवर की होगी।
कितनी डिस्टेंस गई होगी, 10वें सेकेंड ऐसे nth लगाया जाता है, एस nth, ओके, या टी nth, 10वें सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक उस सेकेंड की बात कर रहा है जिसमें वो बोला जा रहा है 8वें सेकेंड, बीच का क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ 8वें सेकेंड में हमें कितना बॉडी कवर करेगी डिस्टेंस को, ऐसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। लेट चलिए देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ओके, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x लिख लीजिए, x या s लिखना है तो x लिख लीजिए, s लिखना है तो s लिख लीजिए, जो आपको मन करे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, nth सेकेंड, वी सब्ट्रैक्टेड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at, ठीक है, n माइनस क्या करेंगे 1, हमेशा याद रखिएगा। द सेकेंड फ्रॉम ऑफ द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स एट nth सेकेंड क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज nth सेकेंड इक्वल टू Sn माइनस 1, ठीक है। एक तो यस रियल जो होगा वो तो पता है, बट उसमें ठीक वो जो सेकंड बात कर रहा है उसमें क्या होगा, ठीक है, तो उसमें से हमेशा n में से 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, तो यहाँ पे देखें Snth क्या करेंगे u हाफ, यहाँ पे देखना इक्वेशन आपको पहले बात तो याद होना चाहिए, क्या, s इक्वल टू अभी जस्ट पढ़ के आए u t के स्थान पे यहाँ पे हमेशा याद रखना, क्या रखना है आपको, t के स्थान पे हमेशा n माइनस 1 रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसी इक्वेशन में उन्होंने ये वैल्यू पुटअप किया है, ओके। चलिए तो यहाँ पे एस एन एथ क्या यू एन, ठीक है, एन टी के स्थान पे हमेशा क्या उन्होंने रखा, एन, टी के स्थान पे एन रखा है, हाफ ए, ठीक है, ए एन का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन मतलब जो रियल इक्वेशन है। उसके बाद चेंज, जो nth वाला बात कर रहा है, nth सेकेंड वाला, ठीक है, यहाँ पे फिर रखेंगे u, टी के स्थान पे वही, एक बार तो हमने एस एन को पुटअप किया, दूसरी बार हमें क्या करना है एस एन को, ठीक है, n माइनस 1 रख लिया, प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इसको ओपन कर देना है, ठीक है, तो यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस रखेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा यू एन, ठीक है, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा u, यहाँ पर यार देखो यहाँ पे प्लस था तो यह आ जाएगा क्या, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, ओके। हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे एन माइनस 1 का होल स्क्वायर रख दिया गया एज टू एज, ठीक है। चलिए इसको अब देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे देखो यू एन पॉजिटिव है, यहाँ यू एन निगेटिव है, कोई दिक्कत, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको गोली मार सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या बचा यहाँ पर देखिए u प्लस, ठीक है, u प्लस यहाँ पे कॉमन लिया जा रहा है, ठीक है, u प्लस, ठीक है, a/2 n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको ओपन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u हाफ, ठीक है, a/2 n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या होगा 2n, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप देखिए इसको गोली मार दीजिए, ठीक है, गोली मार देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, अब देखिए बचा है क्या, एस nth, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा क्या, u प्लस, चाहो तो आप हाफ इसको रख सकते हैं, हाफ a ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या 2n माइनस 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रूव करने के लिए आए या ना आए, लेकिन आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए। जब nth सेकेंड में, ठीक है, 90वें सेकेंड में आपसे डिस्टेंस कवर पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो हमेशा याद रखिएगा आपको यही इक्वेशन लगाना है, ओके। समझ में आया बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, तो समझ में आया इक्वेशन आपको कैसे अप्लाई करना है। जब भी आपको याद रखिएगा टर्म में हमेशा nth आ जाए,
n सेकेंड आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा, आपको डिस्टेंस कवर पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको इस इक्वेशन को अप्लाई करना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर नॉर्मली आपको टाइम दे रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। बट आपको यहाँ पे nth सेकेंड जब भी आपको बोलेगा तो आपको ये इक्वेशन आपको पुटअप करनी है, ओके। तो आपको सारी स्टेटमेंट समझ में आई, प्रूविंग समझ में आई, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि आपको आना चाहिए। आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, इसका क्या यूज है आपके लाइफ में, इंपॉर्टेंट है, हाँ कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू यूज ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। एक्सेलरेटेड मोशन से आए हुए जितने प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चंस देख कर डरना नहीं है, हमको बहुत अच्छे से, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, बस देख ले, झटके में सारी चीज़ें कर लेते हैं, सारा जाके आंसर गलत हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ बातें स्टेटमेंट में लिखी होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट को बहुत क्लियर समझिए, स्टेटमेंट में क्या मेंशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या दिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये। चलिए स्टेप देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेप आर द, ठीक है, रिकमेंडेड फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। चलिए 3 स्टेप से हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेक श्योर ऑल द यूनिट इन द प्रॉब्लम्स आर द कंसिस्टेंट, ठीक है, दैट इज इफ डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर, बी श्योर दैट द वेलोसिटी हैव द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन हैव यूनिट ऑफ द मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट ये है, तमाम बच्चे क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं, इक्वेशन को पढ़ लिया उन्होंने, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, बट ये नहीं देखते हैं कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसके सामने जो यूनिट लगा है क्या सेम है। पता चली आपको एक्सेलरेशन दिया है, मीटर के बजाय उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर दे रखा है और सारा मीटर पर सेकंड में दिया है, तो तमाम बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू उठाएं, क्या उनको क्या पता होता, नंबर, सिर्फ नंबर याद है, क्या क्या दिया है फटाफट उन्होंने कैलकुलेट कर डाला। बट आप जानते हैं यूनिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना यूनिट सेम होने पर कोई भी इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती है और कोई भी आपका आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ते समय ध्यान देना है कि आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या डिस्टेंस आप मीटर में मेजरमेंट किया गया इक्वेशन में या स्टेटमेंट में। वेलोसिटी अगर ये मीटर में है डिस्टेंस तो वेलोसिटी भी क्या आपका मीटर पर सेकेंड में ही है, और वेलोसिटी के साथ साथ अगर एक्सेलरेशन मेंशन दिया है क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है या नहीं है, तो इम्पोर्टेंट ये है। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी, आपको स्टेटमेंट पढ़ते समय एक बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से कैसे स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, बट आपका क्या यूनिट सेम है कि नहीं है ये आपको चेक कर लेना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या क्लियर करना चाहता है देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल क्वांटिटीज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड, ठीक है, प्रॉब्लम एंड, ठीक है, गेट सेपरेट लिस्ट ऑफ दोज टू बी द डिटरमाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन आप पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी सारी वैल्यू दी हैं सबको शॉर्ट लिस्ट करिए। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप देखिए कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आप जरूर उसको अंडरलाइन करते रहिए, शॉर्ट लिस्ट जरूर करिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके बाद थर्ड, थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन द फिजिकली, ठीक है, इन द प्रॉब्लम्स एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट of the kinematic equation the sort on the one process that will be the enables you the determine the unknowns। important ये है, आप देखिए जब आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक आपके दिमाग में माइंड आ जाएगा, या यार आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, बट समझ लीजिए क्या नहीं दिया है,
फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं? सारे मैंने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर कर दिया। तो हमेशा याद रखना कितने स्टेप में किसी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना सिखाया, 3 स्टेप में। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका यूनिट चेक करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बच्चे झटके में जाते हैं, झटके में चला जाता है, सब कुछ झटके में जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है झटके में नहीं, आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया? बस बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास।